Welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about quota or reservation issue in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो सबसे पहले करंट आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया था 2018 में। इस कानून का नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 2018, और इस कानून के हिसाब से जो महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले मराठा कम्युनिटीज़ हैं उनको सबसे पहले तो ओबीसीज की तरह कैटेगराइज किया गया और उनके लिए स्पेशली 16% रिजर्वेशन का प्रोविज़न लाया गया एज़ फार एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न्ड और एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज़ कंसर्न्ड। और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई फॉर मराठा कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो एक ऑलरेडी कमीशन बनाई गई थी इस पर्पस के लिए, और इस कमीशन ने स्टडी करके बोला कि हाँ, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उनको ओबीसी कैटेगरी में लाया जा सकता है। और इसी के बाद सरकार ने कानून लाया और मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन दे दिया एज फार एज एजुकेशन एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब इज़ कंसर्न। वैसे तो कमीशन ने कहा था, ये जो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसने कहा था 12% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए और 13% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया उसमें रिजर्वेशन 16% फ्लैट दे दिया फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। अब हुआ यह है कि इस कानून को, महाराष्ट्र सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है फॉर वायलेशन ऑफ इंदिरा सोहनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो समझते हैं सबसे पहले कि इंदिरा सोहनी केस है क्या, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाए थे। तो देखिए, ये केस है 1992 का, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड बाय 50%। तो ओवरऑल जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज और सिचुएशंस 50% लिमिट कैन बी ब्रीच्ड, बट द गवर्नमेंट शुड बी वेरी कॉशियस इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है, महाराष्ट्र सरकार के इस डिसीजन के बाद regarding reservation to Maratha community, overall reservation in Maharashtra has gone up to 64 to 65%, and that is why this particular law is being seen as violation of Supreme Court's directive given in Indira Sohni judgment. तो अब ये जो करंट न्यूज़ है, ये तो महाराष्ट्र सरकार ये कानून लेकर के आई थी 2018 में। अब इससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मेंबर्स की एक बेंच बनाई है। 11 मेंबर की एक बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की, जो इवैल्यूएट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। और इसमें मेनली 2 क्वेश्चंस इवैल्यूएट किए जाएंगे, 2 एस्पेक्ट से इस कानून को इवैल्यूएट किया जाएगा। पहला एस्पेक्ट तो ऑफकोर्स ये है कि वेदर द स्टेट्स कैन ब्रीच 50% सीलिंग ऑफ वर्टिकल कोटा सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सोहनी केस। ये तो ऑफकोर्स इसको तो इवैल्यूएट किया ही जाएगा कि क्या वक्त आ गया है कि स्टेट्स के ऊपर से ये लिमिटेशन हटा दिया जाए कि 50% सीलिंग का क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिस है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो 50% का सीलिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज़ आर्बिट्ररी, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है, कोई साउंड लॉजिक नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 11 जजेज की बेंच बनाई है, जिनको ये काम दिया जाएगा कि सबसे पहले तो स्टडी करें कि ये 50% का जो क्राइटेरिया है ये कितना लॉजिकल है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से भी इस रेस्पेक्ट में ओपिनियन मांगा गया है। और ये 11 जजेज की बेंच तो पहले ये जज डिसाइड करेगी कि क्या इंदिरा सोहनी जजमेंट में जो 50% का लिमिट रखा गया था उसको हटाने की ज़रूरत है या नहीं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है रिगार्डिंग ओबीसी कैटेगरी इटसेल्फ, कि कौन लोगों को ओबीसी माना जाएगा, किनको नहीं माना जाएगा,
कैसे इस कैटेगरी में नए नाम नए कम्युनिटी को ऐड किया जाता है, ये सारे प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो बेसिक क्वेश्चन ही जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठास को ओबीसी स्टेटस दिया है और उनको फिर रिजर्वेशन दिया है। तो सवाल ये है कि क्या स्टेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को एज ओबीसी? तो इसका जवाब हमें मिलेगा फ्रॉम 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2 आर्टिकल ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338B एंड 342A। तो पहले 338B ही देख लेते हैं। देखिए 338B तो सिंपली कहता है कि देयर विल बी अ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी एंड हु विल टेक केयर रिगार्डिंग कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ ओबीसी कम्युनिटी। तो ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, तो उसका कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं एनसीबीसी के पास या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास, या फिर ओबीसी कम्युनिटी के लिए जो भी वेलफेयर मेजर्स है उसका देख रेख सुपरविजन करेगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये तो एक बात हो गई। आपको इसमें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके पहले इस 102nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले इट वाज जस्ट ए लीगल बॉडी, बट नाउ इट हैज़ बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अंडर आर्टिकल 342A। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ओबीसी लिस्ट को कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे उसमें नई कम्युनिटी का नाम ऐड किया जा सकता है। तो आर्टिकल 342A सिंपली सेज दैट द प्रेसिडेंट can specify a socially and educationally backward class in various states and union territory as socially and educationally backward, मतलब OBC, but he can do this in consultation with governor of a concerned state, and however law enacted by parliament will be required if list of the backward class is to be amended। तो सरल शब्दों में देखिए कैसा होगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए इस प्रोविज़न के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न आर्टिकल 342A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है अंडर अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके हिसाब से ओबीसी कैटेगरी के अंदर कोई नया नाम ऐड करना है तो वो कैसे होता? तो इसके हिसाब से कैसा होता कि पहले प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के गवर्नर को कंसल्ट करते कि क्या मराठा कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में डाला जा सकता है। फिर जब वो गवर्नर रिकमेंड करते कि हाँ डाला जा सकता है बिल्कुल सर, फिर प्रेसिडेंट इस बात को कन्वे करते टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस हिसाब से एक कानून लेकर के आते पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में फिर वो कानून पास करा करके मराठा कम्युनिटीज़ का नाम ओबीसी कैटेगरी में डाला जा सकता था। तो ये तरीका है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 342A। अब इस केस में हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कम्युनिटी का नाम ओबीसी लिस्ट में डाल दिया है। तो क्या ये लॉजिकल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? अब इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगी सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेज की बेंच। मतलब सरल शब्दों में बोले कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं या नहीं एज बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। अभी ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि वाई 11 जजेज बेंच, आखिर 11 जजों की बेंच क्यों बैठाई है। तो देखिए इंदिरा साहनी केस में 9 जजेज की बेंच थी। तो आपको एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट को वापस से चेंज करना है या इवैल्यूएट करना है, उसमें कोई भी अगर प्रोविजंस अमेंड करना है, तो जो नई जजेज बेंच होगी, जो नया जज बेंच होगा, दैट शुड बी लार्जर इन साइज। इसको सरल तरीके से मैं बताता हूं कि अगर इंदिरा साहनी केस में बोला गया है, 9 जजेज ने मिल करके बोला है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो अब अगर इस चीज़ को चेंज करना है तो लार्जर बेंच होनी चाहिए, 11 जजेज की बेंच होनी चाहिए, 13 जजेज की बेंच होनी चाहिए, तभी जा कर के आप उस पुराने जजमेंट को बदल सकते हैं। अगर 7 जजेज की बेंच होगी तो वो 9 जजेज की बेंच जो ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी है उस जजमेंट को वो बदल नहीं सकते। तो पॉइंट इज दैट इफ अ जजमेंट हैज़ टू बी reversed by a Supreme Court bench, then that bench must be larger in size as compared to the bench that pronounced that judgment earlier, which has to be reversed।
तो इस कारण से इस बार 11 जजेस की बेंच बनाई गई है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट इंदिरा सोनी जजमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट न्यू पीस प्लान फॉर अफगानिस्तान एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कई दफ़ा पहले भी हम अफगानिस्तान के इंटरनल कंडीशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार जल्दी से देखते हुए चलते हैं। देखिए, अफगानिस्तान आपको पता है साउथ एशिया का एक कंट्री है जो हमारे इंडिया से नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। इसकी कंट्री को आप अगर ये देखें, पॉलिटिकल कंट्रोल देखें, तो यहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, और तालिबान का लगभग 50 to 60% लैंड पे, अफ़गानिस्तान के 50 to 60% लैंड पे कंट्रोल है। और तालिबान का एसोसिएट टेररिस्ट ग्रुप है अल-कायदा। ये वही अल-कायदा है जिसका लीडर ओसामा बिन लादेन ने यूएस के ऊपर 9/11 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करवाया था। उसके बाद से यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था यूएस आर्मी ने अफ़गानिस्तान के अंदर, और यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान के अंदर आ गई इन ऑर्डर टू सर्च फॉर ओसामा बिन लादेन एंड टू फिनिश अल-कायदा बेस इन अफ़गानिस्तान। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। और ये जब अमेरिकन सोल्जर्स अफ़गानिस्तान के अंदर आए तो फिर उन्होंने धीरे धीरे तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के ऊपर से ख़त्म करना शुरू किया। और कई सालों से, अब ये लगभग 20 साल हो चुके हैं, 2001 में अमेरिकन सोल्जर्स आए थे और 20 साल हो चुके हैं अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करते हुए तालिबान को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 50% लैंड अफ़गानिस्तान का तालिबान के ही कंट्रोल में है, क्योंकि तालिबान इस एरिया को अच्छे से जानता है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदियाँ हैं, और तालिबानी जो मुजाहिदीन हैं फिर वो कैसे भी करके वो अमेरिकन सोल्जर्स को वो रजिस्ट कर पाते हैं। और अभी भी तालिबान एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री या आप कहिए टेररिस्ट या पॉलिटिकल ग्रुप है अफ़गानिस्तान के अंदर। एंड अमेरिकी फोर्सेस कुड नॉट ड्राइव दिस तालिबान कम्प्लीटली आउट ऑफ अफ़गानिस्तान, जैसा उन्होंने आते टाइम में सोचा होगा। 2001 में तो यही प्लान करके आए होंगे अमेरिकन सोल्जर्स या नाटो फोर्सेस के साथ कि हम अफ़गानिस्तान में जाएंगे और अलकायदा को और तालिबान को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आएंगे। लेकिन अभी भी जो सरकार उन्होंने बना तो दी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करा तो दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन उस सरकार का सिर्फ 40 से 50% लैंड पे ही कंट्रोल है। अब हुआ क्या है कि 20 साल हो चुके हैं इस वॉर को, और अमेरिकी लोग भी अब परेशान हो चुके हैं इस वॉर को फंड करते करते, इसके लिए टैक्स देते देते। तो यही कारण है कि जब 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे यूएस के अंदर, तो उस टाइम में ही डोनाल्ड ट्रंप जो उस टाइम के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो अपने अमेरिकी सोल्जर्स को वो अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेंगे। और जब वो प्रेसिडेंट बन गए 2016 में, तो फिर उन्होंने अपने अमेरिकी सोल्जर्स को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एम्बेसडर को अपॉइंट किया, उनका नाम है जालमे खलीलजाद। तो इनको अपॉइंट किया गया ताकि अब ये तालिबान के साथ नेगोशिएट कर सके, डील कर सकें और अमेरिकी सोल्जर्स वापस अफ़गानिस्तान से यूएस आ सकें। अब हुआ क्या कि लगभग 3 सालों के लगातार पीस और नेगोशिएशंस के बाद बिटवीन यूएस एंड तालिबान, जिसको बीच में इंटरमीडिएट करा रहे थे जालमे खलीलजाद, 3 साल को नेगोशिएशंस के बाद फाइनली पिछले साल फरवरी 2020 में, पिछले साल तालिबान और यूएस के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट साइन हो गया। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से यूएस ने प्रॉमिस किया कि आने वाले 14 मंथ्स में, यानी कि पिछले साल 2020 के फरवरी में बातचीत हुई थी, तो लगभग अप्रैल 2021 तक अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे और कुछ पावर तालिबान के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके बदले में तालिबान विमेन राइट्स को इंक्लूड कराएगा अफ़गानिस्तान के अंदर, विमेन को एजुकेशन दिलाएगा, बहुत सारे प्रोग्रेसिव प्रोमिसेस किए। इसने ये भी प्रॉमिस किया तालिबान ने कि वो वायलेंस को गिव अप कर देगा और पूरी तरह से एक पॉलिटिकल यूनिट बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि तालिबान, देखिए, कोई एक ग्रुप नहीं है। जैसा हमें सोच के लगता है कि तालिबान एक ग्रुप है और तालिबान ने प्रॉमिस कर दिया कि अब हम वायलेंस छोड़ देंगे तो वायलेंस ख़त्म हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि तालिबान आपस में बहुत बटा हुआ है, उनके भी कई सारे सेक्ट हैं, कई सारे रीजन्स हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग लीडर्स हैं। तो एक ग्रुप ने प्रॉमिस किया, जो मेन उनका डोमिनेंट ग्रुप है, उसने ये प्रॉमिस किया, उसने ये अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ। लेकिन कई सारे तालिबान के अंदर रीजनल फैक्ट्स हैं और रीजनल ग्रुपिंग्स
हैं वो अभी भी वायलेंस में इंगेज रहे और लगातार वायलेंस होते रहे, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर डिस्पाइट दिस पीस डील। और यही कारण है कि फिर यूएस ने इस पीस डील को मानने से इनकार कर दिया। तो देखिए, कभी कभार मीडिया में इस तरह का आता है कि देयर आर सम गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जिन लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया उनको मीडिया कहती है गुड तालिबान, अमेरिकन मीडिया कहती है गुड तालिबान, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैड तालिबानी भी हैं जो अभी भी वायलेंस में इंगेज्ड हैं। और यही कारण है कि जो पीस प्रोसेस है फुलफिल नहीं हो पाया। अब लगभग 14 महीने पूरे होने को आए हैं, लेकिन चूँकि तालिबान वायलेंस में लगातार इंगेज रहा है और इसी कारण से अमेरिका ने इस पीस डील को रिवाइज कर दिया। अब अमेरिकी सोल्जर्स आर नॉट पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान वेरी सून। अभी देखिए, एक बार फिर से सिचुएशन समझिए, इक्वेशन समझिए, तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। ये है अफ़गानिस्तान, कैपिटल सिटी काबुल। अब वहाँ पे ऑलरेडी एक सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसके प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी। तो सरकार है, लेकिन सरकार का कंट्रोल खाली 40 से 50% एरिया पे है, जबकि तालिबान है और तालिबान का कंट्रोल रिमेनिंग 50 से 60% एरिया पे है। अब दिक्कत क्या है कि तालिबान आपस में बहुत बटा हुआ है। इस तालिबान को ख़त्म करने आए थे अमेरिकी सोल्जर्स 2001 में, तालिबान और अलकायदा को ख़त्म करने आए थे, लेकिन अब इनको समझ आ गया कि ये ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब जो भी अमेरिकी प्रेसिडेंट बनता है, पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, अब इनका एक ही प्लान है कि कैसे भी करके अपने अमेरिकी सोल्जर्स को बाहर बुलाओ, वापस से अमेरिका बुलाओ और तालिबान के साथ एक तरह की पीस एग्रीमेंट साइन कर लो कि भाई तुम वायलेंस को छोड़ दो और तुम वहाँ की सरकार के साथ मिल करके वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस को संभालो, तुम वायलेंस को ख़त्म कर दो और थोड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच लो, क्योंकि तालिबान का काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है, वीमेन को बिल्कुल भी राइट्स नहीं देते हैं। तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट यही कोशिश करते हैं कि तालिबान को थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट का बना करके उनके साथ डील साइन करके वापस निकल जाया जाए, ताकि दुनिया को कुछ तो दिखाएं कि 20 सालों में हमारी सोल्जर्स ने किया क्या है। कम से कम दिखा सकते हैं कि देखो हमने तालिबान को डेमोक्रेटिक बना दिया है, उनको थोड़ा लिबरल बना दिया फ्रॉम बीइंग टू मच कंजर्वेटिव। तो यह है अप्रोच। इस चक्कर में इन्होंने जाल में खालिजाद को अपॉइंट किया कि भाई तालिबान से बात करो, थोड़ा हमारे लिए भी फेस सेविंग होगा अगर ये थोड़ा लिबरल हो जाए तो अब ये सब काम चल रहा है। लेकिन तालिबान की अपनी दिक्कत है, तालिबान अंदर ही अंदर बटा हुआ है। तो जो लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं, दूसरा तालिबानी आके बम फोड़ जाता है और फिर वो पीस डील हो नहीं पाती। और यही कारण है कि वापस से जो बिडेन ने एक नया पीस प्लान बनाया है, क्योंकि पुराना पीस प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करवाया था वो तो फेल हो गया। तो जो नया पीस प्लान है उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के आर्टिकल में आए हैं, वो हम देखते हैं। जो बिडेन ने कहा है कि लगभग 2500 अमेरिकी सोल्जर्स तो अभी भी रहेंगे अफगानिस्तान में और आने वाले कुछ टाइम तक रहेंगे, मतलब कोई एंड नहीं दिया उन्होंने, कोई लिमिट नहीं दिया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिमिट दे दिया था, देखो 14 महीने का, कि 14 महीने में अमेरिकी सोल्जर्स वापस आ जाएंगे, इस लिमिट को हटा दिया है जो बिडेन ने, क्योंकि डेट लाइन होते ही फिर तालिबान जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि अच्छा इतने दिनों बाद तो ये चले ही जाएंगे, तालिबान बिकम्स मोर एक्टिव। तो जिस बार जो बिडेन ने कहा कि देखो 2500 सोल्जर्स तो रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक पीस अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता। उसके अलावा इन्होंने, जो बिडेन ने ये भी कहा है कि 90 दिनों के लिए तालिबान पूरी तरह से वायलेंस को गिव अप कर दे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ अटैक नहीं होने चाहिए। इन 90 दिनों में बातचीत होगी और हम कोई एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट साइन करेंगे। उसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि टर्की को लीड लेना चाहिए, क्योंकि टर्की एक रीजनल पावर है वेस्ट एशिया का, और टर्की को लीड लेना चाहिए। टर्की को अफ़गानी सरकार को और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट कराना चाहिए और एक तरह का पीस सेटलमेंट साइन कराना चाहिए। उसके अलावा जो बिडेन के पीस प्लान में ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने और ये फॉरेन मिनिस्टर्स मिल करके अफ़गानिस्तान के अंदर पीस कैसे लाई जाए उसके लिए एक यूनिफाइड अप्रोच डेवलप करें। तो ये है सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय जो बिडेन इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस प्रोसेस इन अफ़गानिस्तान। अब ये सारे प्रोविजंस हैं, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नया पीस प्लान है उसमें इंडिया इज ऑल्सो ए पार्टी। अब देखिए कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है, तो इंडिया को भी एक मेंबर बनाया गया है वाइल डिसाइडिंग पीस प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान। इट्स अ गुड डेवलपमेंट, क्योंकि इसके पहले तक जो भी पीस प्रोसेसेस हुए हैं अफगानिस्तान के, जो भी डील्स हुई हैं, उसमें इंडिया हैज़ बीन लार्जली केप्ट आउट बाय यूएस, और उसके पीछे पाकिस्तान का प्रेशर
रिस्पॉन्सिबल रहा है। पाकिस्तान हैज़ प्रेशराइज्ड अमेरिका तालिबान टू कीप इंडिया आउट, लेकिन इस बार चलिए इंडिया को इंक्लूड किया गया है इन दिस पीस प्रोसेस। लेकिन एक कंसर्न भी है क्योंकि टर्की को बनाया गया है मेन इंटरमीडिएटर, और टर्की तो आपको पता ही है, कई सारे आर्टिकल मैंने भी कवर किए हैं कि टर्की एक रेडिकल इस्लामिक कंट्री हो चुका है। वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैलाता रहता है पूरे दुनिया भर में। आपको पता है कश्मीर को लेकर के उसने OIC में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कई सारे कंसर्न्स रेज किए हैं। तो टर्की को जब मेन रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, मेन इंटरमीडिएटर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं तालिबान को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि टर्की भी कंजर्वेटिव है, तालिबान भी कंजर्वेटिव, और तालिबान को फायदा होगा तो अफगानी सरकार को नुकसान होगा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, और भारत सरकार चाहती है कि अफगानी सरकार को ज़्यादा पावर मिले। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए इन द न्यू पीस प्लान। The next article is taken from international segment. It is about Maitri Setu, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। देखिए, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। ये ब्रिज काफ़ी दिनों से बनाया जा रहा था, अब ये बनके तैयार हो चुका है, और इस ब्रिज को आज इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दिस ब्रिज इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये इंडिया साइड का सबरूम जो त्रिपुरा के अंदर है, सबरूम दैट इज इन त्रिपुरा विल बी कनेक्टेड विथ बांग्लादेश साइड्स रामगढ़। तो सबरूम और रामगढ़ को कनेक्ट किया जाएगा। रामगढ़ बांग्लादेश में है, सबरूम त्रिपुरा में है, और ये जो ब्रिज है 1.9 किलोमीटर का है, एंड इट इज़ डेवलप्ड ओवर फेनी रिवर। ये जो फेनी रिवर है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर बनाते हुए फिर बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन करती है। अभी ये ब्रिज बनने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े और इम्प्रूव होंगे। तो कभी इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो आप फेनी रिवर के ऊपर ये मैत्री सेतु का जिक्र कर सकते हैं, दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। उसके अलावा देखिए होगा क्या कि ये ब्रिज के कारण, ब्रिज के बाद ये फेनी रिवर से होते हुए डायरेक्टली चिटगोंग पोर्ट को कनेक्ट किया जा सकता है, और चिटगोंग पोर्ट इज एन इंटरनेशनल पोर्ट। तो मुद्दा ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए त्रिपुरा कैन बिकम अ गेटवे टू हैव डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू बे ऑफ बंगाल। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो अभी तक करते हैं, सिलीगुड़ी से होते हुए फिर कोलकाता पोर्ट जाएं, कोलकाता पोर्ट से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट मीट करें, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर और सिंपल तरीका हो जाएगा ये ब्रिज के थ्रू होते हुए चिटगोंग पोर्ट होते हुए बे ऑफ बंगाल को जाना। सो दैट वे त्रिपुरा कैन बिकम अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस ब्रिज ओवर फेनी रिवर। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है इस मैत्री सेतु के। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल साहब ने कहा कि भारत सरकार प्लान कर रही है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दे दिया जाए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। देखिए, ये दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है और नाम से ही जैसा आप देख रहे हैं ये थिएटर को प्रमोट करता है। ये दिल्ली के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो थिएटर एक्टिविटीज़, एक्टिंग वगैरह को प्रमोट करता है, एक्टिंग में ट्रेनिंग देता है और प्रॉपर डिग्री भी देता है एक्टिंग फील्ड में। तो दिल्ली के अंदर इसका मेन सेंटर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, जबकि इसके रीजनल सेंटर्स हैं वाराणसी में, बेंगलुरु में, अगरतला में एंड गैंगटॉक में। तो 4 में से 2 रीजनल सेंटर तो नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। अभी समझते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो माना जा रहा है कि अब इस इंस्टीट्यूट को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हाल फिलहाल में मिल ही जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कोई भी सरकारी संस्थान, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस बात का ध्यान रखना, सरकारी पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया जाता है अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे IIT दिल्ली, एम्स, इन सबको मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग। तो सबके लिए अलग अलग कानून बनाया गया है और कानून बना करके इन सारे इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया गया है। और जब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिल जाता है उसके बाद इन इंस्टीट्यूट्स को पावर मिल जाता है कि वो अपनी अपनी डिग्री खुद ही दे सकें इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को। तो फिर इनको UGC से अलग परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती डिग्री देने की। सेक्शन 22 ऑफ UGC अलाउज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अलाउज देम टू हैव डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस। तो फिर ये अपने आप डिग्री दे सकते हैं वंस दे गेट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टैग।
और ये जो इंस्टीट्यूट हैं, एक बार जब इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिल जाता है तो फिर इनको फंडिंग वगैरह सुपरविजन मोस्टली भारत सरकार करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो IITs हैं, NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसमें कन्फ्यूज करके आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो एक बार जरा जल्दी ये भी समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या चीज़ होती है। देखिए, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको वर्ल्ड क्लास, इंटरनेशनल क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप किया जाएगा। इन 20 में से 10 सरकारी हैं, 10 प्राइवेट हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में याद रखना 10 सारे के सारे सरकारी थे, यहाँ पे 10 सरकारी होंगे पब्लिक, 10 प्राइवेट होंगे। और पर्पस क्या है कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे इनसे कॉम्पीट कराया जाए और कम से कम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़, दुनिया भर के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में इनके भी नाम आए। और इन सब पर्पसेस से फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आइडेंटिफाई किए गए हैं और इन सब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उनको एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। दे विल बी अलाउड टू हैव कोलैबोरेशंस विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन ऑर्डर टू अपग्रेड देयर सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about cultural significance of Satraj. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, क्यों ये आर्टिकल मैं आज कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड आए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, वाई बतद्रौ इज सो इम्पॉर्टेंट टू बीजेपी। तो मुद्दा ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, ये जो बोरदोवा के अंदर जो बतद्रौ थान है या सतराज है नगांव वाला, वो बहुत ज़्यादा उसके अराउंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके अराउंड बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल पोल कैंपेन हो रहे हैं। तो इस कारण से बतद्रौ थान का कल्चरल सिग्निफिकेंस इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आपको तो पता होगा वैसे, बट फिर भी आई एम कवरिंग इट। बतद्रौ सत्रा इज़ इन नगांव असम, इज़ बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकरदेव। वैसे तो असम में 900 से भी ज़्यादा सतराज हैं, लेकिन जो सतराज बोरदोवा में हैं, मजूली में है और बोरपेटा में है, उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, उनका दे आर वेरी कोर टू असमीज कल्चर। ये तो सब आप जानते ही होंगे। अभी सतराज के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, स्पेशली जो नॉन असमी स्टूडेंट्स हैं उनको इससे मदद मिलेगी। दिस सतराज वे स्टार्टेड बाय श्रीमंत शंकरदेव और दी सतराज वे डेवलप्ड एज मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे। नॉर्मली होता क्या था कि मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे सोशल रिफॉर्म्स के लिए, नए नए आइडियाज़ को, लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। तो फिर अलग अलग जगहों पर रहने के लिए ये फिर सतराज धीरे धीरे बनाने शुरू किए गए और यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। और इस सतराज के अंदर एक स्पेशल जगह होता है नाम घर, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियस और हार्ट ऑफ सतराज। नाम घर में जनरली वर्शिप होती है, पूजा पाठ होती है। एंड नाम घर इज अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सत्राधिकार ऑफ एवरी 17। ये जो 17 अधिकार होते हैं जनरली ये ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं, बट सम ऑफ देम ऑल्सो डू नॉट फॉलो इट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सतराज। और इसके अलावा ये जो सेंटर्स होते हैं नाम घर, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेंटर फॉर रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स। और यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है नाम घर में, या अलग अलग तरीके से होती है। शंकरदेव साहब जी ने कई सारे तरीके अपनाए थे पूजा पाठ के लिए। फॉर एग्जांपल बोर गीत का इस्तेमाल किया जाता था, सत्रिया डांस का इस्तेमाल किया जाता था, या भावना थिएटर का इस्तेमाल किया जाता था पूजा पाठ के लिए। तो उन सब का इस्तेमाल आज भी किया जाता है पूजा पाठ के लिए इन दी सतराज एंड नामघर। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC prelims, today we'll cover topic number 464 to 466. Topic number 464 is about Bhakti Ratnavali. तो देखिए, कीर्तन या दसम by Shankardev and Naam Ghosh and Bhakti Ratnavali by Madhav Dev are the four great works, any one of which is placed at the altar instead of an image and is worshipped by Vaishnavites of Assam. जो भक्ति रत्नावली है, that is written in Sanskrit language and has 13 chapters. Please attempt this question
question based on topic number 464. Topic number 465 is about Rajnikant Bordoloi. He is a noted writer, journalist and tea planter from Assam. Some critics called him Walter Scott of Assam. He was president of Assam Sahitya Sabha in 1925, which was held in Nagaon. His first novel was Miri Jiori. Please attempt this question based on topic number 465. Topic number 466 is about College of Fisheries Science. Assam's only fishery college is located in Raha area. So please attempt this question based on topic number 466. This is the answer of question number 461 to 463 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. यूफ्रेटिस रिवर originates in Turkey and drains into Red Sea. It is wrong because it drains into Persian Gulf. Baghdad city is located between Tigris and Euphrates. This is wrong. It is located south of Tigris. So both statements are wrong. Correct answer will be option D. Second question was about babbler bird that is recently seen in news is endemic to. Answer C, Borneo Island. That's all from our side for today. Thanks for watching.